हिंद सभी को। समन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। बच्चे बोल रहे थे कि क्लास 12th के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है सिर्फ, और क्लास 10th कहाँ गई। तो इसीलिए जो है ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा दिखाना, और पिछली वीडियोस आप लोग को कैसी लगी है वो भी आप लोग बता देना, और बेहतर तरीके से पढ़ते जाओ। जिसको क्लास 12th का पढ़ना होगा वो क्लास 12th का भी पढ़ सकता है। बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप लोग अपना 7 क्लास के साथ प्यार बनाए रखना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर आप लोग अच्छे से कर देना, ठीक है। तो जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जो कि पहला चैप्टर है, और इस हमारे सामाजिक विज्ञान के इस क्लास 10th का जो हमारा इस सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए टाइम भी खत्म होने वाला है, ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है पेपर के लिए। तो जितना ज्यादा हो सके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि हमें पेपर टैकल करने में हेल्पफुल रहेगा। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाने के बाद आपका लगभग इन क्वेश्चनों से पूरा का पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, और पेपर की तैयारी भी काफी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर रहना कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, देखिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बात ना थोड़ा सा ना मैं ब्लूप्रिंट देना चाहूंगा कि इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने के वाले हैं। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व प्रथम, ठीक है। आधुनिक विश्व प्रथम का मतलब क्या हुआ? आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, विश्व का मतलब होता है वर्ल्ड। तो हमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में एक ये प्रथम अध्याय है, इसलिए इसे प्रथम कहा जा रहा है। आधुनिक विश्व प्रथम के अंदर हम मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा विश्व है, वो कैसे, देखिए ह्यूमन का जो बिहेवियर रहा है, अगर हम प्राचीन समय एंशिएंट टाइम में जाए, तो ह्यूमंस जो रहे वो काफी ज्यादा आखेट टाइप के रहे। मतलब आखेट का मतलब होता है जो जीवन जीने का तरीका नहीं आता है, आदि मानव टाइप जो मैं कहना चाहता हूँ, जो खाना पीना इन सब चीजों में ज्यादा रुचि नहीं रखते, व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, या बुद्धि जो मस्तिष्क है वो उतना ज्यादा इनका डेवलप नहीं हुआ है जिसमें वो चीजों को समझ सके। तो जो आधुनिक विश्व का मतलब ही है कि हम वो एरा पढ़ने जा रहे हैं, हम वो उस टाइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जब जो हमारा विश्व है वो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जहां पर व्यापार आया, जहां पर लोगों को रीजन का मतलब समझ में आया कि चीजों के पीछे तथ्य ढूंढना भी जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी को मान लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो एक बहुत ही बड़ा मिथ पहले के टाइम पे चल रहा था। वो पहले कहते थे कि जो सूर्य है ना वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आई, लोगों को समझ में आने लगा कि चीजों के पीछे तथ्य ढूंढना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि भाई रीजन भी तो होना चाहिए। कैसे किसी ने बोल दिया कि सूर्य घूमता है, फिर इसके ऊपर रिसर्च वगैरह स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और फिर ऐसे ऐसे करते करते हर चीजों के ऊपर रिसर्च होना शुरू हुई। फिर साइंटिस्टों का उदय हुआ काफी सारे, फिर उसी समय गुरुत्वाकर्षण के नियम भी आए, और ऐसे ऐसे सारी चीजें हुई। तो ये जो कहानी पढ़ने वाले हैं हम, ये यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए यूरोप क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम आधुनिक विश्व पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ इंडिया के अंदर आधुनिकता नहीं पढ़ रहे, हमारे चैप्टर का नाम ही है आधुनिक विश्व। तो इस चैप्टर के अंदर हम विश्व को पूरे ऑल ओवर हम वर्ल्ड को लेके पढ़ेंगे। तो जो स्टार्टिंग हुई है ना आधुनिकता की, वो स्टार्टिंग एक तरीके से माना जाता है कि यूरोप की तरफ से हुई है, क्योंकि यूरोप से ही कई सारे यात्री जो थे, जैसे कि वास्को डी गामा हो गए, गैलीलियो हो गए, ये सब कौन है? ये सब क्या कहते हैं, यात्री हैं जो कि दूसरे देशों के पास गए, उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित किए, और वहां से मुनाफा कमाना शुरू किया, ठीक है। तो चैप्टर को आराम से समझना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करके मैं आपके सामने बोलूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सामंतवाद की परिभाषा दे तथा इसके कम से कम 2 लक्षण बताएं। देखिए सामंतवाद क्या होता है, मैं अगर आपको पहले के टाइम के बारे में बताऊं तो जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था, पुनर्जागरण का मतलब ही है आधुनिकता की तरफ लोग जब नहीं बढ़े थे, तब समाज कैसा हुआ करता था? समाज ऐसा होता था कि जैसे कोई एरिया है, मान लीजिए जहां मैं रहता हूँ ये एरिया है, इस एरिया के अंदर कोई एक पावरफुल ना भू संपत्ति वाला भूस्वामी रहेगा, जैसे जमींदार होते हैं।
तो वो रहेगा। अब वो क्या करेगा, वो इस एरिया पे अपना पूरा कब्जा करके रखेगा और जितने भी लोग हैं मजदूर वर्ग के, जो गरीब किसान वर्ग हैं, वो उसके अंडर में काम करेंगे। एक तरीके से जमींदारी की प्रथा चलती थी कि जहां पर जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो अपने अंडर सारे मजदूरों को रखेगा और उन्हें जिस अपने मन के हिसाब से वो शोषित करता था। उसे टाइम पे पैसे देने का मन है तो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा। तो इस प्रथा को सामंतवादी कहते थे। इसमें लिखा है कि सामंतवाद की परिभाषा दे तथा इसके कम से कम 2 लक्षण बताएं। सामंतवाद क्या होता है, देखिए परिभाषा सुनिए। सामंतवाद एक प्रणाली है जिसमें लोगों को उनके श्रम के बदले लॉर्ड के द्वारा भूमि मिलती थी। श्रम के बदले लॉर्ड, लॉर्ड कौन होते थे, जमींदार जो होते थे, लॉर्ड के द्वारा भूमि और संरक्षण दिया जाता था। इसके 2 लक्षण थे। देखिए लॉर्ड जो होते थे ना, वो अब देखिए सब ऐसे नहीं होते थे कि सब अपने जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें मारा पीटा ही करते थे। सब ऐसे नहीं होते थे, कुछ अच्छे भी होते थे। वो अपने जितने मजदूर हैं उनको भूमि दान दिया करते थे कि अपनी खेती वगैरह वो कर सके, पैसे वगैरह भी टाइम पे दिया करते थे। अगर मैं पहले लक्षण की बात करूं, कामगार अपने लॉर्ड के लिए कार्य करते थे। जो कामगार होते थे वो अपने लॉर्ड के लिए काम करते थे। यहाँ जो लॉर्ड वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये उन बड़े बड़े भू संपत्ति जो लोग भू संपत्ति कह रहा हूँ, सॉरी, भूस्वामियों के लिए है। कामगार अपने लॉर्ड के लिए कार्य करते थे और युद्ध लड़ते थे। अपने लॉर्ड के लिए वो काम करते थे। भाई बाहुबली देखिए ना आपने, बाहुबली के अंदर जो वो प्रजा होती है वो अपने महाराजा के लिए काम भी करती है और उनके लिए युद्ध भी लड़ सकती है। उसी उसी के छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो जो लोग होते थे वो अपने लॉर्ड के लिए काम भी करा करते थे और फिर उनके लिए क्या बोलते हैं, लड़ाई भी कर लिया करते थे। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनका युद्ध होता है, तो उनके लिए वो युद्ध में भी पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा, राजा सबसे शक्तिशाली सामंती प्रमुख था और जो राजा होता था ना, ये सबसे पावरफुल सामंत हुआ करता था। आई होप इट्स क्लियर। अगेन एक बार बता देता हूं, सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर एक बड़ा भूस्वामी होगा और उसके अंदर काफी सारे कामगार काम करेंगे और वो जो लॉर्ड होगा वो उसे क्या देगा, कुछ पैसे वगैरह या फिर भूमि दान दे देगा, इस तरीके की चीजें दे देगा। तो ऐसी व्यवस्था को सामंतवाद की व्यवस्था कही जाती है। लेकिन ये सामंतवाद की व्यवस्था ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ये जो सामंतवाद की व्यवस्था है क्यों नहीं टिक पाई, आगे क्वेश्चन पे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अच्छा, इसमें लिखा एक क्वेश्चन है कि कम से कम 3 आविष्कार बताएं जिसने नए समुद्री मार्ग खोजने में यूरोपियों की मदद की। जो कि जैसे यूरोप के जो यात्री थे, जो मतलब अलग अलग देश में गए यात्रा, क्या बोलते हैं उसको, व्यापार के लिए। तो अब 3 आविष्कार बताएं जिन्होंने इनको यात्रा के दौरान ना मदद करी है। तो पहला आविष्कार कौन है, कंपास। कंपास देखिए बहुत जरूरी है। कंपास डायरेक्शंस बताता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो डायरेक्शन जब तक नहीं पता होगी तो यात्री फिर खो जाएगा ना भाई। उस समय में थोड़ी गूगल मैप चलता था कि फोन खोल के देखेंगे। तो कंपास बहुत जरूरी था। तो पहला आविष्कार क्या हुआ जिससे यात्रियों को हेल्प मिली, पहला कंपास, दूसरा एस्ट्रोलैब और तीसरा नक्शा। देखिए नक्शा भी काफी ज्यादा जरूरी है। नक्शा नहीं रहेगा तो भाई खो जाएगा इंसान, कहां जाएगा, फिर इधर से उधर भटकता ही रहेगा। तो ये 3 जो आविष्कार हैं, क्वेश्चन अगर बन के आता है कि यात्रियों को यात्रा करने में कौन से 3 आविष्कारों ने बहुत ज्यादा मदद करी, तो पहला तो लिख देना कंपास, एस्ट्रोलैब, नक्शा। 3 ये हो गए। अगला, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचाने। जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक के फील्ड के अंदर, मतलब जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के फील्ड के अंदर जो क्रांति हुई है उसने कैसे समाज पे अफेक्ट किया है, समाज पे क्या उससे असर पड़ा है, औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज पे क्या असर पड़ा है। तो लिखा है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनमें से सबसे मुख्य बिंदु ये था कि समाज असमान बन गया और असमान बन गया। असमान का मतलब होता है कि अब समाज के अंदर देखिए औद्योगिक क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति में क्या होगा, लोग अपना कार्य करना शुरू करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कोई बिजनेसमैन बहुत आगे चला जाएगा, कोई बिजनेसमैन थोड़ा पीछे रह जाएगा। और बिजनेसमैन, अब औद्योगिक क्रांति की वजह से ना 2 वर्ग बट गए। एक तो जो पूंजीपति हो गए, बहुत सारे कैपिटलिस्ट हो गए, और एक जो हो गए वो काफी ज्यादा, मैं कहूं तो बहुत ज्यादा नीचे चले गए, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। तो 2 वर्गों में विभाजित कर दिया औद्योगिक क्रांति ने लोगों को, एक तो पूंजीपतियों में और एक जो होते थे मजदूर वर्ग में। तो ये 2, अच्छा दिक्कत पता है कहां आती है, जो पूंजीपति होते थे ना ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते गए, लेकिन मजदूरों का विकास नहीं हो रहा है। पूंजीपतियों का तो विकास हो रहा है बट मजदूर उसी जगह पे रह गए। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है हमें किस चीज में, औद्योगिक क्रांति में।
इसमें लिखा है कि उनमें सबसे मुख्य बिंदु ये था कि समाज असमान बन गया और इससे लोगों को दो समूह में विभाजित किया, पूंजीवादी या फिर कह लो पूंजीपति वर्ग और कार्यकर्ता या सबहारा वर्ग। कार्यकर्ता मतलब वही जो मजदूर वर्ग है, जो काम करते हैं उस औद्योगिक, अब कोई भी उद्योग है तो उसे कराने के लिए पूंजीपति खुद थोड़ी जाके सिलाई करना शुरू करेगा, उस अपने लिए वो मजदूर वर्ग रखेगा, कामगार रखेगा। तो जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको लिखना है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज पर यह प्रभाव पड़ा कि समाज के अंदर असमानता हो गई। फाइनेंशियली जो अगर बोले, पैसे के मामले में असमानता हो गई, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, पहला पूंजीपति और दूसरा कामगार या फिर ये कार्यकर्ता लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन किया। देखिए, हमें ये जानना है कि सामंतवाद जो व्यवस्था चल रही थी आखिर ये खत्म कैसे हुई। ठीक है ना, आप पिछले अध्याय में ही सामंतवाद के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। पिछला अध्याय वैसे आ नहीं रहा है आपके सिलेबस में, लेकिन सामंतवाद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आपको मालूम होगा कि सामंतवाद क्या है और किस प्रकार ये फला फूला। इसमें कोई दो मत नहीं कि सामंतवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा। इसमें कोई मतलब दोहराई की बात नहीं है कि सामंतवाद तुरंत आके चला गया, ये काफी लंबे समय तक चला सामंतवाद। इसके पतन का मुख्य कारण शक्तिशाली राज्यों का उदय तथा समाजवादी स्वामियों के आपस में युद्ध होना था। इसका पतन क्यों हुआ, इसका पतन का सबसे मेन रीजन अगर मैं आपको बोलूं तो मान लीजिए मेरा ये एरिया है, इसके अंदर मैं क्या हूं, एक भूस्वामी हूं। ठीक है मैं क्या हूं, एक बड़ा भूस्वामी हूं। और नहीं थोड़ा बकवास एग्जांपल हो गया ये, मैं आपको समझा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। जैसे ये पूरी दिल्ली है तो दिल्ली का कोई राजा होगा। ओके, अब मेरा जो एरिया है यहां पर मैं भूस्वामी हूं, तो मेरे अंडर क्या होगा, मेरे अंडर ये सारे लोग आ रहे होंगे जितने भी हैं मेरे ये कामगार। मैंने भी बोला ना, मैं लॉर्ड हो गया और मेरे अंडर ये आ रहे हैं। लेकिन बेटा मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं और दिल्ली का ऑफिशियल एक राजा है, तो मैं जो हूं मैं एक सामंत हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी तो एक राजा है। लेकिन मेरे अंदर घमंड आ गया, मेरे को मन है कि भाई मेरा ये एरिया है, मैं यहाँ का राजा हूं, तो मैं किसी के अंडर क्यों रहूं। तो मैंने घोषित कर दिया कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र मेरा है। ठीक है ना, मैं किसी के अंडर नहीं आऊंगा, मैं इसको अलग कर देना चाहता हूँ, ये मेरा है। तो भाई जो दिल्ली का राजा है वो क्या अपने जो क्षेत्र को ऐसे ही कटने देगा। हम लोग आज थोड़ी पीओके को छोड़ रहे हैं, हम इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे। भाई देखो, जमीन छोड़ना एक बहुत ही ज्यादा ना, मतलब देखो जो व्यक्ति गांव में रहता होगा ना उसको पता होगा कि कितना ज्यादा मतलब जमीन की वैल्यू होती है। गांव में महिलाओं को देखो, अपना गोबर का चिपरी पार के दूसरे का दीवार कब्जिया लेती है, और यहाँ पर आदमी जमीन कैसे छोड़ दे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो क्या बोलते हैं उसको, जमीन। अब जो सामंत होते थे वो क्या करते थे, अपना क्षेत्र बोलते थे कि भाई हम अलग रहेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल राजा हुआ करता था वो राजा थोड़ी इतनी आसानी से छोड़ने देगा। तो इस चक्कर में युद्ध होते थे, युद्ध होने पे ऐसे करते करते कई सारे सामंत, अब जब युद्ध होगा तो कोई एक ही बचेगा, एक तो निपटने वाला है। तो निपटने इन सेंस की, निपटने का मतलब देखो, युद्ध होगा तो भाई एक को तो मरना पड़ेगा, क्योंकि पहले के युद्ध का मतलब हमेशा घुटने टेकने नहीं होता था। घुटना टेको चाहे मत टेको, वो आपको मार ही देगा। तो इसकी वजह से सामंतवादी व्यवस्था के अंदर काफी सारे युद्ध होना शुरू हो गए। हर सामंत जो होता था वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में दूसरे से युद्ध करता था, अपने आप को उनसे अलग करने के लिए। और फिर ऐसे करते 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 सामंतवादी व्यवस्था के अंदर क्या हो गया, धीरे धीरे पतन देखने को मिला। लेकिन पतन होने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि युद्ध होता रहा। अगर मैं और बोलूं आपको, इसमें लिखा है कि समाजवादी स्वामियों में आपस में युद्ध और राज्यों का उदय। देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति होगी तो कैपिटलिस्ट पैदा होंगे। अब मैं सामंत हूं और मैं अपने अंडर खेती वगैरह करा रहा हूं, मेरे कामगार हैं। लेकिन उन्हीं कामगार में किसी ने सोचा कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो वो बिजनेस करेगा। अब बिजनेस करके मान लो कि बहुत ज्यादा वो पावरफुल हो गया, बिजनेस करके वो थोड़ा पावरफुल हो गया। अब सोचो, जो बंदा पावरफुल हो गया, मेरे मतलब सामंत के एकदम स्टेटस में आने लगा, क्या वो मेरा गुलाम रहेगा क्या? भाई मेरे पास 100 करोड़ है, उसके पास मेरे 150 करोड़ है, तो वो कभी जिंदगी में मेरी गुलामी करने वाला है? आप खुद बताओ। तो इस औद्योगिक क्रांति जब हुई ना, उससे क्या हुआ, नए नए राज्यों का उदय हुआ। और नए नए राज्यों का उदय हुआ तो क्या बोलते हैं, कहां गया, हाँ, नए राज्यों का उदय हुआ। तो फिर ये सामंतवाद का धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया।
लिखा है सामंतवाद एक संस्था के रूप में कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा, लेकिन मध्यम वर्ग के साथ ही इसका पतन शुरू हो गया। इसके पतन का मुख्य कारण शक्तिशाली राज्यों का उदय, जो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ तो छोटे छोटे सामंतों को दबा दिया गया। समाजवादी स्वामियों में आपस में युद्ध होने था, जो ये होते थे सामंत होते थे, इनका आपस में युद्ध होने लगा। इसके अतिरिक्त नए नगरों और शहरों का उदय होने तथा व्यापार के पुनरुद्धार में से सामंत का विघटन हुआ। देखिए मैंने बोला ना, व्यापार का जब पुनरुद्धार हुआ तो उससे क्या हुआ, सामंतवाद का विघटन हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए व्यापार होगा तो व्यापार होने से, अभी मैंने आपको बताया व्यापार होगा तो काफी ज्यादा जो उद्योगपति पैदा होंगे, और उद्योगपति पैदा होगा तो कौन सामंत का फिर अपने लॉर्ड का जाके गुलामी करने चाहता है? जो कैपिटलिस्ट पैदा हो जाएंगे तो कैपिटलिस्ट थोड़ी जाके उनके यहाँ हाथ पैर जोड़ेंगे। तो इस वजह से सामंत की शक्तियां धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। रीजन क्या क्या है? सबसे पहले तो आप लिख सकते हो औद्योगिक क्रांति की वजह से सामंतवाद का पतन हुआ। दूसरा आप लिख सकते हो इनका आपस में युद्ध होने लगा। तीसरा आप लिख सकते हो राज्यों का उदय होने लगा। ये तीन मुख्य कारण, इनको आप अच्छे से डिफाइन करके लिखोगे तो आपको बढ़िया से फुल टू फुल मार्क्स मिलने वाले। अगला, तथा इन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण था। इन नगरों का वातावरण और नियंत्रण सामंती प्रतिबंधों से मुक्त था, क्योंकि लोग कहीं भी आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे। लोग भाई कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे। अब वो व्यवसाय करने के लिए अगर स्वतंत्र है तो कौन सामंत के अंडर काम करना चाहता है? ठीक है, अगर सामंत अच्छा है तो ऑल दो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भाई कोई करना ही नहीं चाहेगा। तो इसकी वजह से सामंतवाद का क्या हो गया, धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। नगरों ने कारीगरों और किसानों को आकृष्ट किया, क्योंकि इन्हें जीवन की बेहतर संभावना उपलब्ध कराई तथा सामंती शोषण से छुटकारा दिलवाया। सामंती जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, सामाजिक जो जीवन था वो धीरे धीरे बदलने लगा। जब औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों को उद्योग के बारे में समझ में आया, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो शुरू से कृषि प्रधान रहा है। तो कृषि प्रधान होने की वजह से हम कृषि पे ही ज्यादातर निर्भर थे। लेकिन औद्योगिक जब क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई किसानी के अलावा भी दूसरा एक ऑप्शनल हमारे पास चीज है, तो हम उससे भी काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सामंती शोषण से क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन किया। तो हमने अभी पढ़ लिया भाई कैसे कैसे उसका पतन हुआ था। क्या इसमें पूछा था, शहरों की वृद्धि, शहर की वृद्धि हुई और व्यापार के उद्भव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्यों सोचते हैं कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व और विचारों के पुराने तरीकों को प्रभावित किया? लगभग 100 शब्दों में लिखो। देखो पुनर्जागरण क्या होता है, पहले तो छोटा सा आप समझ लेते हैं पुनर्जागरण क्या होता है। पुनर्जागरण का मतलब एक तरीके से ये है कि आदमी के अंदर ना सोचने की क्षमता पैदा कर देना, उसके अंदर ये चीज भावना डाल देना, कोई भी चीज के पीछे वो तथ्य ढूंढना शुरू करे, उसके अंदर धार्मिक उदय हो, उसके अंदर धर्म की भावना बढ़े, उसके अंदर प्यार मोहब्बत ये सब चीजें जो है वो ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाए। वो चीजों को मतलब एक तरीके से शिक्षा कह लो आप। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे उनके अंदर हर चीज के पीछे वो ना व्हाट व्हाई हाउ लगाना शुरू कर देंगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीजों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का बस बेसिक सा मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर वो जागरूकता पैदा हो जाएगी, जिससे वो चीजों को समझने और उसके पीछे के सच्चाई के बारे में जानना शुरू कर देंगे। अंधविश्वास, कुल मिला के पुनर्जागरण का मतलब होता है कि अंधविश्वास के पीछे नहीं दौड़ना है। ठीक है, देखिए आधुनिक युग में अर्थात मध्यकाल के पश्चात सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, उससे यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जागरण से लोगों में एक नवीन चेतना व जागरूकता उत्पन्न हुई। लिखा है ना इसमें कि एक नवीन, पुनर्जागरण से क्या हुआ, एक नवीन चेतना का मतलब होता है विचार करना, एक नया विचार पैदा हुआ उनके मन में, और जागृति उत्पन्न हुई। जागरूकता का मतलब होता है जागरूक होना। ठीक है ना, उनके सोच को बदल दिया। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का एक शाब्दिक अर्थ क्या है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ मतलब ये सर्वप्रथम इटली में 14वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ। अगर हम पुनर्जागरण की बात करें, सबसे पहले कहां देखने को मिला हमारे इतिहास में, तो सबसे पहले ये इटली में देखने को मिला है हमें। कब? 14वीं शताब्दी के अंदर। तो 14वीं शताब्दी में इटली के अंदर ये देखने को मिला, और धीरे धीरे ये पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। और धीरे धीरे देखा जाए तो ये पुनर्जागरण का एक केंद्र बन गया। मतलब जो आसपास के जो राज्य हैं वो इटली से क्या होने लगे, इन्फ्लुएंस होने लगे। देखो इन्फ्लुएंस तो होना बनेगा, इन्फ्लुएंस कोई भी चीज होती है। आप अगर आज आप आसपास के एरिया में देखिए ना, मैं जब स्कूल में था ना तो स्वेटर के बाहर ना ऐसे करके जो शर्ट होती है ना उसको बाहर की तरफ निकाल के
एक बच्चे ने पहनना शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको वो स्टाइल पसंद आया, तो उन सभी ने क्या करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैंने खुद किया है। तो इससे इससे क्या देखने को मिलता है हमें? इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई चीज अच्छी चीज लगती है तो उससे आसपास की चीजें भी प्रभावित होती हैं, लोग उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में देखने को मिला, और फिर इसके आसपास जर्मनी और आसपास के जो फ्रांस, ये सब जो देश है, उन्होंने भी क्या करना, इसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। तो उन देशों में भी धीरे धीरे पुनर्जागरण फैला और धीरे धीरे ऐसे करके पूरे देश में फैल गया। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। ये सर्वप्रथम इटली में 14वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। इसी समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित थे शहरी जीवन के पुनरुत्थान, वाणिज्य के आधार पर निजी पूंजी, बैंकिंग, राष्ट्र राज्यों के गठन, अन्वेषण के लिए मार्गों और प्रदेशों, और स्थानीय भाषा साहित्य के विकास जो प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय था। इस समय सृजित नए विचारों यथा मानवतावाद, अभी मानवतावाद देखेंगे हम और डिटेल में, बट अभी बता रहा हूं थोड़ा सा कि नए विचार तथा मानवतावाद, बुद्धिवाद। देखिए बुद्धिवाद पुनर्जागरण के जो मेन प्रभाव में देखने को बोलूंगा, सबसे पहले तो नए विचार का उद्भव हुआ, दूसरा मानवतावाद, तीसरा बुद्धिवाद, और जांच की भावना से लोगों की सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। जांच की भावना आई, हर चीज के पीछे रिसर्च करने का अंदर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि भाई चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, जो न्यूटन जी थे, सर आइजैक न्यूटन, तो उन्होंने, उनकी एक कहानी है कि वो क्या बोलते हैं, एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो वो बैठे बैठे उनके सर पे एक एप्पल गिरा, तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि यार एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो ये एक पुनर्जागरण का एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं कि उनके मन में ये विचार, जो विचार विमर्श करने की जो भावना है, ये पुनर्जागरण के दौरान ही आई। अभी न्यूटन जी के बारे में भी है, इसमें क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी आपको। तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भाई क्या क्या बोलते हैं, सोचने की भावना, जो सोचने की नई चेतना है, वो उनके अंदर डेवलप हुई। तो सोच में गहरा परिवर्तन हुआ। ग्रीक और रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां नए सिरे से रुचिकार हो गई। इतना ही नहीं मानवतावाद की भावना को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली। कला और साहित्य मतलब लिटरेचर वगैरह, और कला जो मूर्ति कला होती है, चित्रकला होती है, और भी काफी सारी कलाएं होती हैं, तो उन सब, नृत्य कला होता है, तो ये काफी सारे कलाओं में भी क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि हुई। पुनर्जागरण में सिर्फ ये नहीं कि मानवतावाद बुद्धिवाद बढ़ रहा है, कलाओं में भी हमें देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा क्या हुई है, प्रगति हुई है। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां चित्रकला के क्षेत्र में, देखा मैंने बोला ना, पुनर्जागरण के अंदर अगर मैं किसी कला की बात करूं, किस कला में बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई है, तो उस कला का नाम है चित्रकला। ठीक है ना, जो ड्राइंग वगैरह बनाने का होता है ना बेटा, हम लोग को तो वही आता है, सिर्फ वो घर बनाने वाला आता है ना, वो वही बनाते हैं। हमारी चित्रकला की वृद्धि अभी तक नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया। जो धर्म सुधार है, मतलब धर्म के अंदर सुधार किए गए। धर्म सुधार का मतलब, देखिए मैं आपको बताता हूँ धर्म सुधार का मतलब क्या होता है। एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अगर आपको दूं, जिससे आपके मन में एक इमेज बन जाए कि धर्म सुधार क्या होता है। धर्म सुधार का इतना ही मतलब होता है कि किसी भी धर्म के अंदर कोई ऐसी अगर कुरीतियां भरी हुई हैं, या कुरीतियां छोड़ो, अंधविश्वास भरा हुआ है, तो उस अंधविश्वास को साइड करके जो एकदम ढंग का मार्ग है ना, बिल्कुल एकदम धर्म के राह पे चलने वाला जो मार्ग है, उसको फॉलो करना। जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सती प्रथा था, सती प्रथा एक गलत है, बाल विवाह था, ये सारी चीजें गलत थी। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम लोग, हमारा धर्म है, दूसरा बाहर का दुनिया के थोड़ी लोग ठीक कर रहे हैं, ये धर्म हमारा है, तो हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो हमने क्या किया, जब सती प्रथा पहले के लोगों को नहीं पता था, भारत के अंदर अगर मैं बोलूं ना, पुनर्जागरण किसने स्टार्ट किया, तो राजा राम मोहन राय, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि राजा राम मोहन जो रॉय थे, उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत करने पे खूब जोर दिया। तो भारत में जो पुनर्जागरण को लाने का प्रयास किसने किया, प्रयास किया, ला ही दिया किसने, राजा राम मोहन राय ने। तो अभी हम इंडियन नहीं पढ़ रहे हैं, हम विश्व पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर के बारे में बता रहा हूँ। बट भारत में ऑल तो बहुत बाद में आया, जब राजा राम मोहन रॉय आए, ये लगभग शायद 1800 के बाद की कहानी है, जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के टाइम का है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि धर्म हमारा है, चीजों को हमें समझना है कि वो चीज सही है या गलत है। ठीक है, बाहर का आदमी थोड़ी हमें बताने आएगा कि भाई ये चीज तुम्हारा गलत है, ये चीज सही है। ठीक है ना। तो धर्म सुधार का मतलब यही होता है कि धर्म के अंदर जो गलतियां हैं उनको सुधारना, बस यही धर्म सुधार कहता है। अब देखिए, धर्म के अंदर गलतियां नहीं है, कुछ लोगों ने ही उस गलतियों को डाल दिया गया है। कभी भी धर्म गलत नहीं होता है किसी का भी। ठीक है ना।
धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया? तो जो धर्म सुधार हुए उसने किस प्रकार यूरोप और पूरी दुनिया को प्रभावित किया, मतलब उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारों को चुनौती दी। एक मार्टिन लूथर नाम के, आपने नाम सुना होगा इनका, मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन पुजारी थे, ये पुजारी थे वहां के मार्टिन लूथर। तो उन्होंने चर्च, अब देखिए चर्च में ना फादर होते हैं, तो यहाँ पर पुजारी आपको समझाने के लिए लिखा गया है। पुजारी ना हिंदू धर्म में होते हैं, जो ये सब होते हैं चर्च के अंदर, वो फादर होते हैं। तो मार्टिन लूथर जो थे वो चर्च के फादर थे, और उन्होंने पहली बार रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारों को चुनौती दी। मतलब इनका कहना ये था ना कि भाई आप, ईसा मसीह, इसमें लिखा है कि उसका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करने की बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने, मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर से इनकी बात पे सहमत हूं कि आप लोगों को अंधविश्वास, कुछ चीजों को छोड़ के यीशु मसीह, जो यीशु, सॉरी भाई मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो भाई क्षमा चाहता हूं, इनका नाम क्या है, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो है इनको अपने मन में श्रद्धा भाव से इनको अपने दिल में रखना है। भाई ऐसी धर्म को मानने से क्या मिलेगा, ऐसी भावनाओं को रख के क्या मिलेगा जिसमें आप एक्चुअल तरीके से आपके मन में वो चीज नहीं बस रही है। टीका लगाने से, ये चंदन लगाने से या इन सब चीजों से करने से आपको क्या मिलेगा जब आपका चरित्र अच्छा नहीं है। आपका वो क्या बोलते हैं, रावण को आपने देखा था ना भाई, रावण भी तो निपट गया। क्यों निपटा? उसकी गलती की वजह से उसको झेलना पड़ा। उनका एक श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो सो व्हाट, चरित्र अगर आपका अच्छा नहीं होगा, अगर आप भगवान की, भाई देखो राम की पूजा करना और राम को फॉलो करने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या करोगे आप चंदन का टीका लगा के ये सब चीजों करके? धर्म सुधार यही चीज हमें सिखाता है कि जो धर्म की असली, जो उसका मूलभूत, जो उसकी अंदर से क्या बोलते हैं उसको, जो उसकी व्यक्ति, राम जी का जो व्यक्तित्व है, उन सब चीजों को जो फॉलो जो करता है ना, वही असली धर्म सुधार के पीछे चल सकता है। तो मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च पे उन्होंने ये बात बोली कि जो लोग हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, उनको यीशु मसीह के चर्च पर अंधविश्वास ना करके यीशु मसीह की भावनाओं को अपने दिल में रखना चाहिए, उसी से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लूथर के विचारों ने पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई और ईसाई जगत के दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से थे? प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। उसके अनुसार ईसाइयों को मुक्ति ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने से मिलती है, ना कि पोप स्वीकारिकता पत्र खरीदने से। हालांकि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचार से प्रभावित था। देखिए इंग्लैंड में जो धर्म सुधार है उसको बहुत ज्यादा मान्यता भी दी गई है। जो हमारे ये लूथर थे, मार्टिन लूथर जिसे कहेंगे हम, इन्होंने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, धर्म सुधार पे बहुत ज्यादा बल दिया है। परंतु ये वहां के राजा हेनरी 8वें अपने पत्नी कैथरीन को तलाक देने के प्रयासों से शुरू हुआ। राजा के प्रधानमंत्री थॉमस कार्नवेल ने संसद में 2 कानून पारित करने में मदद की। ये थे अपीलों को रोकने का अधिनियम तथा संप्रभुता का कानून। इन कानूनों ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान की। राजा को एक साधारण महिला एन बोलीन से विवाह करने की अनुमति मिल गई। ठीक है ना। देखिए उनके अंदर ये था ना कि मतलब राजा जो है, हमारे यहाँ भी है, जो मतलब जो ऊंची जाति का है वो बहुत नीची कास्ट की महिला के साथ शादी नहीं कर सकता है। अब देखिए मैं इस धर्म के मामले में ज्यादा बोलना सहमत नहीं हूं, बट इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो राजा को एक साधारण महिला एनो बोलीन से विवाह करने की अनुमति मिल गई। ठीक है ना, क्योंकि वो मार्टिन लूथर के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत थे और उन्होंने कुछ कानून पारित किए जिस कानून की मदद से वो एना बोलीन से शादी करने में सफल रहे। देखिए नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला। जो नई भूमि को खोजने की खोज, जो ये वास्को डी गामा है, इनके अंदर जो मतलब क्यूरियोसिटी जगी कि बाहर की दुनिया के बारे में भी जानते हैं, बाहर की दुनिया की भी खोज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। गलत कहा जाता है, क्वेश्चन ही गलत है। ये बोलो कि वास्को डी गामा को भारत मिला, भारत की खोज वो थोड़ी कर देंगे, मतलब भारत नहीं था क्या उससे पहले? भारत था, वास्को डी गामा जी को भारत मिला था 1498 में। तो देखिए नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला। जो नई भूमि की खोज करने की कोशिश करी गई तो उस कोशिश में कैसे आधुनिक
दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला। जो आधुनिक दुनिया इससे कैसे प्रभावित हुई, समाज को क्या प्रभाव पड़ा इससे, जो नई भूमि की खोज में निकले थे। तो लिखा है, परीक्षण की भावना ने कई साहसिक लोगों को नई भूमि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो परीक्षण की भावना है, परीक्षण का मतलब क्या होता है, रिसर्च की भावना। रिसर्च की भावना कई लोगों को ना एक जगह से दूसरी जगह लेके, अब देखिए कोई रिसर्च करता है, इस कमरे के अंदर बैठ कर, इस स्टूडियो है मेरा, इसके अंदर मैं बैठ कर रिसर्च करूंगा क्या? रिसर्च करने के लिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो रिसर्च की भावना, परीक्षण की भावना ने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने पर मजबूर कर दिया, या ये कह लो कि प्रोत्साहित कर दिया। नए व्यापार मार्ग की खोज ने दुनिया के इतिहास को बदला। नए व्यापार की मार्ग की खोज हुई तो उसके इतिहास को बदला गया। ये कहा जाता है कि भगवान, प्रतिष्ठा और सोना इन खोजों के मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या थे भाई? पहला तो भगवान। भगवान मतलब बेटा देखो, कई सारे यात्री ऐसे आए जो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं जाते थे। वो मैं आपको बोलूं, फाहयान, हुएनसांग, संयुगन, और भी काफी सारे नाम हैं, मतलब चाइना के ये यात्री हैं जो भारत में पढ़ने, ये ज्ञान प्राप्त करने आए थे, ठीक है ना। तो ऐसे काफी सारे, इब्न बतूता हो गए, अलबरूनी हो गए, ये सारे जो यात्री हैं, ये सब यात्री कैसे हैं? ये सब ज्ञान प्राप्ति के, ये थोड़ी व्यापार करने गए थे, तो ये सब ज्ञान प्राप्त करने गए थे। तो जो मेन रीजन है यात्रा करने का, पहला क्या है? भगवान, दूसरा प्रतिष्ठा, और तीसरा सोना। इन सोना मतलब की मतलब पैसा। उस समय सोना मतलब उस समय जो गोल्ड कॉइन वगैरह ये चीज उस समय नहीं था ना भाई, रुपया हमारा, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो उस समय पैसा वगैरह ये सब नहीं छपता था। तो सोना, ठीक है ना, सोने के सिक्के वगैरह, इन सब चीजों की खोजों में ये मुख्य उद्देश्य था यात्रा करने का। भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया पूर्व से मसालों, कपास, जवाहरात, रेशम आदि वस्तुएं मंगाते थे, ठीक है ना। भौगोलिक खोजों से पहले यूरोपीय दुनिया पूर्व से, दुनिया से क्या मंगाते थे? मसाले मंगाते थे, कपास, रुए होते हैं ना, रुए जो आप तकिए के अंदर भरते हो, वो, जवाहरात बेटा हीरे मोती जो होते हैं ये सब, और रेशम आदि वस्तुएं मंगाते थे, जिसकी आपूर्ति के लिए उन्हें अरबी तथा इस्लामी प्रदेश की यात्रा करनी पड़ती थी। जिसकी पूर्ति करने के लिए उन्हें अरब के देश में जाना पड़ता था, और इस्लाम के कुछ देश थे बेटा, ये इस्लाम के देश है ना, ये क्या सऊदी अरब वगैरह, ये सब इन देशों में, अरब के देशों में जाना पड़ता था। व्यापार और औपनिवेशीकरण में जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। क्या बोलते हैं, व्यापार और औपनिवेशीकरण, जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। ये बेटा लुटेरे की बात कर रहे हैं, ये डकैत थे ना ये लोग, तो ये लोग क्या करते थे कि ये भारत जैसे देशों में आके, जो कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वहां पर जाके डाका डाल देते थे, कि वहां पर जाके उन लोगों को कब्जा कर लेते थे और फिर वहां से उनका खून चूसना शुरू कर देते थे। वो लिखा गया है, दोबारा रीड कर देता हूं। व्यापार और औपनिवेशिकरण। औपनिवेशिकरण क्या होता है? जब एक देश किसी कमजोर देश पे कब्जा कर लेता है। तो व्यापार और औपनिवेशिकरण में जबरदस्त वृद्धि से यूरोपीय धन वृद्धि पर एक महान प्रभाव पड़ा। उनके यहाँ धन का खजाना भरता गया। हमारे यहाँ से उनकी जो रानी है वो कोहिनूर का हीरा चुरा के लेके गई है। एक सबसे प्रसिद्ध राजा जो यात्रा को प्रायोजित करता था पुर्तगाली था, वह था राजा हेनरी, जो हेनरी नेविगेटर के रूप में भी जाना जाता है। इन खोजों के लिए तकनीकी आधार कंपास, वेद यंत्र की खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने की कला से आविष्कार हुआ। देखिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, मतलब इन चीजों के आविष्कार करने के लिए कंपास की जरूरत पड़ी, वेद यंत्र की, खगोलीय सारणी और नक्शे बनाने की कला। देखिए नक्शे बनाने की कला का आविष्कार नहीं होता तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती। क्यों टेंशन हो जाती? मान लीजिए वास्को डी गामा आए हमारे भारत के अंदर, उन्होंने भारत को देखा, वाह ओ यहाँ तो बहुत ज्यादा मसाले वसाले हैं, अब ये वापस जाएंगे तो वहां से जो लोग भेजेंगे तो वो लोगों को थोड़ी पता है भारत कहाँ है, तो वो नक्शा बनाते हुए लेके जाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, सामने पहाड़ आएगा, इस पहाड़ से घूम के ऐसे करके, मतलब सब। तो ये नक्शा बनाने की कला आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उस समय पे ये डेवलप हुई थी, पुनर्जागरण के समय। इन यात्राओं से विश्व के विभिन्न भागों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका तथा एशिया में व्यापारिक चौकी बनाने और औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। अब वाणिज्यिक सोच अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर से स्थानांतरित हो गई। कई नई वस्तुएं जैसे तंबाकू, गुड़, शुतुरमुर्ग, पंख, आलू आदि व्यापार में शामिल किए गए। ये व्यापार में ये सारी चीजों को शामिल किया गया। इसने अमानवीय दास व्यापार की शुरुआत की। गुलाम अफ्रीका से पकड़कर अटलांटिक महासागर के पार उत्तरी अमेरिका में वृक्षारोपण में काम करने के लिए बेचे जाते थे। मतलब वहां से पकड़ के लेके आते थे अटलांटिक से, और उत्तरी अमेरिका में वृक्षारोपण में काम करने के लिए बेचे जाते थे। इन व्यापार पद्धतियों और नई समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोपीय व्यापारी को विशाल धन जमा करने के लिए और नई मशीनों के विकास में निवेश के लिए मदद की।
ये औद्योगिक क्रांति थी जिसने उन्हें और अधिक शक्तिशाली और अमीर बना दिया। और इस औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के अंदर धन का ब्रह्मा एकदम कहते हैं ना विस्फोट किया हुआ उनके अंदर, मतलब सॉरी कहने का मतलब ये है कि इस औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा धन का एक कह लूं एक कंटेनर भर के जाता था यहां से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिकरण से इन्होंने खूब धन लूटा है। तो ये इसी तरीके से हमने ये पढ़ लिया कि नई भूमि की खोजों ने कैसे आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बदला, कि जो नई भूमि की खोज थी उसने कैसे दुनिया पे प्रभाव डाला है। दुनिया पे कुछ नहीं, यूरोप का पेट भरा है सिर्फ, क्योंकि दूसरी जगह से तो लूट के लाते थे, तो यूरोप अपना पेट भरता था और दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता था, दूसरों को दिक्कत झेलने को मिली है और क्या मिली है। 200 साल कब्जा करके गए। चलिए, ऑल दो अपने राष्ट्रवाद की भावना को मैं अपनी छाती में दफन करता हूं थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई उसने उसके किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला? देखिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज अभी पूरी तरह सम्राट के पूर्ण अधिकारों से के साथ सामंती था। जो 18वीं सदी की बात करूं तो जो फ्रांसीसी समाज था अभी पूरी तरह सम्राट के पूर्ण अधिकारों के साथ सामंती था, मतलब वहां पर अभी भी सामंती व्यवस्था चलती थी। यह 3 वर्ग या संपदा में विभाजित किया गया था, पादरी या चर्च प्रथम, स्टेट कुलीन वर्ग या दूसरा स्टेट। ये कुछ वर्ग, पादरी वर्ग बेटा पहला वर्ग होता है जिसमें पादरी किसे कहते हैं, जो फादर होते हैं ना उनको हिंदी में पादरी कहते हैं, तो पादरी वर्ग था। उसके बाद प्रथम स्टेट था, उसके बाद कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग बेटा मोटी चैन मोटा पैसा, ठीक है। तो दूसरा स्टेट, पहले 2 स्टेट विलासित और धर्म पर कई विशेष अधिकार और देश के शासन का आनंद लेते थे। जो क्या लिखा है कि पहले 2 स्टेट, जो पहले 2 स्टेट थे वो धर्म पर कई विशेष अधिकार, उन्हें धर्म के नाम पे कई विशेष अधिकार थे, मतलब मंदिर में जाने पे उन्हें टैक्स पे नहीं करना होता था, और भी काफी सारे धर्म के उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, और देश के शासन का आनंद लेते थे। और देश के अंदर जो शासन के अंदर आनंद, बेटा आज भी आप देखो कि कुछ हमारे समाज में ऐसे वर्ग हैं जिनको टोल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अपने आप में पता नहीं क्या मान लेते हैं वो अपने आप को, ठीक है। और भी काफी सारे ऐसे विशेष अधिकार उनको मिले हुए हैं, मिले हुए नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती ले रखे हैं। गांव वगैरह में आपको देखने को मिलेगा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं पावरफुल राजपूत वगैरह जो होते हैं उनमें, ठीक है। किसान आम लोग शहर के श्रमिकों और मध्यम वर्ग के रूप में आम आदमी तीसरे स्टेट में था। जो आम लोग होते थे या जो श्रमिक होते थे, जो मध्यम वर्ग में होते थे, तो वो तीसरे स्टेट में रखे गए और भारी करों के बोझ तले दबे थे। जो तीसरे, सारा टैक्स किन्हें भरना है, जो तीसरे उसमें आते हैं स्टेट में। फ्रांस की आंतरिक हालातों ने क्रांति के लिए आदर्श मंच बन गया। फ्रांस की जो आंतरिक हालात थी वो क्रांति के लिए आदर्श मंच बन गया। जो फ्रांस के अंदर आंतरिक हालात हो रही थी ना, ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको काफी ज्यादा दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, तो इनकी वजह से उनके अंदर ना एकदम अंदर से क्या बोलते हैं उसको, एकदम ज्वाला इनके अंदर उत्पन्न हो चुकी थी। अब वो कब फूटेगी, वो अभी फूटने वाली है कुछ देर में। तो क्या हुआ कि फ्रांस के आंतरिक हालातों ने क्रांति के लिए आदर्श मंच बन गया। एक ऐतिहासिक फ्रेंच दस्तावेज आदमी और नागरिक अधिकार की घोषणा को अपनाया गया। यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से प्रभावित था। सभी पुरुषों की समानता, लोगों संप्रभुता और स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति सुरक्षा, सही शिक्षा पर जोर देते हुए मुक्त भाषण को अपनाया। सभी गरीबों की सार्वजनिक सहायता, प्रतिबंध, यातना और गुलामी से मुक्ति को अपनी सरकार चुनने की मान्यता और सार्वजनिक कार्यालयों में रोजगार के लिए सभी नागरिकों को समानता दी गई। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं सबको हर कार्यालय में जाकर काम करने की समानता प्रदान करी गई। फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने यूरोप की मध्ययुगीन संरचनाओं को अंत किया। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने जब क्रांति करी तो उन्होंने यूरोप की मध्ययुगीन संरचनाओं का अंत किया। और उदारवाद मतलब मध्ययुगीन संरचना कैसी, जो पहले के 2 स्टेट थे उनको बहुत ज्यादा फायदा दिया गया था ना, तो अरे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब पढ़ाई करी है तो ये 10वीं क्लास का है ना, तो इसमें थोड़ा सा मतलब चैप्टर अगर आप थोड़ा डीप पढ़ो तो उसमें बताऊंगा वोट के अधिकार में भी इनको वृद्धि दी गई है। मतलब कि इनमें पहले स्टेट को वोट डालने का अधिकार है, मतलब पहले स्टेट के जो लोग वोट डालेंगे उनको 1 वोट का अधिकार है। मतलब पहले स्टेट में जितने भी लोग हैं उनको 1 वोट का अधिकार है, दूसरे स्टेट में जो जितने भी लोग हैं उन्हें भी 1 वोट का अधिकार है, और तीसरे स्टेट में जो लोग हैं उन्हें भी 1 वोट का अधिकार है। मतलब सभी लोगों को मिला के 1 वोट का अधिकार है। अब मुझे खुद बात बताइए, पहले वर्ग में जो लोग हैं मान लीजिए उसमें 10 हैं,
दूसरे में भी 10 है, लेकिन तीसरे में 100 है। लेकिन फिर भी किसी को जिताने के लिए वोटिंग होती है तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अगर दोनों किसी को वोट दे दे, भले इसमें 20 ही लोग क्यों ना हो, तो इन 20 लोगों की वोट से 2 वोट मिल जाएगा जीतने वाले को, और ये 100 लोग भी वोट देंगे ना तो एक ही वोट काउंट होगा। तो इन्हें देखिए चुनाव प्रणाली में भी इनका कितना ज्यादा इनको शोषित किया जा रहा था। तो इन जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों थे, इन्होंने क्या किया, इस मध्ययुगीन संरचनाओं का अंत कर दिया और उदारवाद और राष्ट्रवाद के नए विचारों से फ्रांस में एक पूर्ण परिवर्तन, प्रशासन, सेना, समाज और संस्कृति में परिवर्तन हुआ। हर चीज, इन सारी चीजों में सेना, समाज, संस्कृति और प्रशासन के अंदर चेंजेस करी। फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के तहत एक गणतंत्र बनाया गया। जो फ्रांस जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट है और इन्होंने क्या किया, उनके तहत इसको प्रॉपर गणतंत्र बनाया। गणतंत्र का मतलब कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन गणतंत्र बना दिया। और फ्रांसीसी क्रांति एक मार्गदर्शक सिद्धांत स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता थे। क्रांतिकारी कई प्रबुद्धता विचारकों वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे दार्शनिक के विचार से प्रेरित हुआ। ये चीज आपको लिख के आनी है पेपर के अंदर, मजे ही मजे। अगला देखिए, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी पिछले बारे में आपको बता दिया, मानवतावाद एक ऐसी मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है, एक मतलब मानवतावाद को अगर मैं एक पर्यायवाची शब्द देना चाहूं तो इंसानियत कह सकते हैं। मानवतावाद जिसमें मानव के प्रति इंसानों को बहुत ज्यादा प्रेम भावना है, ठीक है। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार है, उसके प्रति दयावान है और मानव के बारे में सोचना सीख जाए इंसान कि मानव की स्थिति को कैसे डेवलप कर सके, उस भावना को मानवतावाद कहते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा है तो आपके अंदर मानवतावाद है। आपको दूसरों से ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि भाई वो क्यों बढ़ रहा है, उसके अंदर प्रगति क्यों हो रही है, तो आपके अंदर मानवतावाद नहीं है, ठीक है। अब आप खुद चेक कर लेना है कि नहीं है। अगला नहीं, मतलब मानवतावाद एक बार रीड कर रहा हूं। मानवतावाद वास्तव में एक विचारधारा है। क्या है? एक ये विचारधारा है जिसमें मानव का गुणगान किया जाता है। क्या किया जाता है? मानव का गुणगान और मानव के सुख भोग के अधिकार तथा सांस्कृतिक इच्छाओं की पूर्ति का समर्थन किया जाता है। मानव की जो इच्छाएं हैं इच्छाओं की इच्छा क्या कह इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। मानव की इच्छाओं का समर्थन किया जाता है। जो मानव की इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं बेटा, मानव की इच्छाएं तो कहां तक जा रही है, लेकिन मानव की जो इच्छाओं की पूर्ति का समर्थन किया गया है। जो मैं यहाँ थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि मानव की जो सगुण इच्छाएं हैं, मतलब जो अच्छी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति का समर्थन किया गया है, ठीक है। ओके डन। आइजैक न्यूटन कौन था? अरे यार, कौन था नहीं, आइजैक न्यूटन कौन थे, ठीक है ना। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो आइजैक न्यूटन कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आप सभी लोगों को पता है। और उसने नहीं, एक तो ये किताब छापने वाले ना, देखिए आइजैक न्यूटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने केपलर के विचारों को विकसित किया। देखिए जो ग्रेविटी है, अब कहने वाली बात है कि एक झटके में न्यूटन जी ने ग्रेविटी की खोज कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। अब खुद सोचो, ग्रेविटेशन को पता करना एक मामूली बात नहीं थी। इस चीज का पहले से ही रिसर्च चलते हुआ आ रहा था। तो केपलर के विचारों को विकसित किया गया। केपलर जी के ही विचार थे ग्रेविटेशन के ऊपर, तो उन्हीं को विकसित करके सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत घूमते हैं। ये उन्होंने, जितने भी खगोलीय पिंड है ना, मतलब हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी पिंड हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत घूमते रहते हैं हमारे आसपास। मतलब गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। उसके क्या बोलते हैं उसको, खिंचाव उसके अंदर पैदा होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने सामने कैमरा रखा है, ये कैमरा मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मेरी धरती के अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि वो मेरे से अट्रैक्ट होने की बजाय पहले किससे अट्रैक्ट हो जा रहा है, नीचे वाले से। समझे? ठीक है। अब साइंस लेके नहीं आ रहे, हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि आइजैक न्यूटन कौन है। तो आइजैक न्यूटन एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। और वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उन्होंने केपलर के विचारों को बहुत और ज्यादा विकसित किया। उन्होंने बताया कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो धरती के आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण काल से पूर्व सूर्य और पृथ्वी की क्या मान्यता थी? देखिए, यही अंधविश्वास के बारे में मैंने अभी पहले बोला था। जब पुनर्जागरण नहीं आया था ना, पुनर्जागरण मतलब लोगों के अंदर वो विचार नहीं आए थे, तो उससे पहले सूर्य और पृथ्वी की क्या मान्यता थी? देखिए, पहले पता क्या माना जाता था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तुम सोचो, क्या बोलूं मैं इसमें। देखिए लिखा है, पुनर्जागरण काल से पूर्व मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मतलब जो सूर्य है
वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अच्छा, इतना फ्री टाइम है सूर्य के पास। और इस धारणा पर प्रश्न करने वाला अधर्मी और सजा का पात्र होता था। ओ भाई भाई भाई, अगर आप कह भी दे रहे हो ना कि प्रूफ करके दिखाओ, अगर आप इस पे कोई क्वेश्चन भी उठा रहे हो, तो आप सजा के पात्र हो, आप अधर्मी हो, कुलक्षण सब आपको, मतलब जितना भी बोला जा सकता है वो सब बोला जाएगा आपको, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि इस धारणा पर प्रश्न करने वाला अधर्मी और सजा का पात्र होता था। तो भाई देख समझ के बोलना। नई भूमि की खोज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि नई भूमि का खोज का मुख्य उद्देश्य था क्या। तो मुख्य उद्देश्य था नई भूमि अथवा समुद्री यात्रा का मुख्य उद्देश्य यश, यश मतलब इज्जत, सोना, सोना मतलब, ठीक है, और ईश्वर प्राप्त करना। और तीसरा बेटा, कुछ मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो धर्म की यात्रा के लिए भी जाते थे, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर मुनाफा कमाना था। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। पूर्वी देशों को लूटना था, ठीक है, दक्षिणी एशिया के जो दक्षिण की देश हैं उनको लूटना था। 14वां प्रश्न, वास्को डी गामा कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, वास्को डी गामा एक नाविक था। वास्को नाविक, नाव चलाने वाले होते हैं, हमारे बनारस घाट पे देखिए बहुत सारे नाविक हैं, तो उसी तरीके के वास्को डी गामा कौन थे? एक नाविक थे, जिसने 1492 ईस्वी में भारत की खोज की। देखिए फिर से इसमें गलत लिखा हुआ है, मैं फिर भी कहूंगा, भारत की खोज नहीं की, वास्को डी गामा जी को 1492 में भारत मिला, इन्होंने भारत की खोज नहीं करी है। वास्को डी गामा जी को पता चला 1492 में कि भारत यहां पर है, ठीक है। वह यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे। वो यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग, वो मतलब लैंड वाला रास्ता तो पता था, समुद्री मार्ग नहीं पता था। तो देखिए, वास्को डी गामा जी ने, करेक्ट अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बोलूं, तो वास्को डी गामा जी ने समुद्री मार्ग की खोज करी है। मार्ग, वे जो रास्ता होता है ना, वो खोज करी है उन्होंने, भारत की खोज नहीं करी है। तो क्वेश्चन कभी भी ये नहीं, गलत क्वेश्चन है, आप भी मत पूछना कि भारत की खोज किसने करी, ऐसा थोड़ी है, भारत की खोज थोड़ी कोई करेगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी? तो वो वास्को डी गामा है। ओके, अच्छा पेपर में लिख के आ जाना भाई, पेपर वाले तो नहीं मानते हैं ना, क्या कर सकते हैं, नंबर काट देंगे आपका, फिर मेरे सर पड़ोगे कि आपने क्यों बोला। अगला, रूस की क्रांति जारशाही की निरंकुशता का परिणाम था। रूस की क्रांति क्या था? जो जारशाही थे ना, उनकी निरंकुशता का परिणाम था। स्पष्ट कीजिए कैसे। देखो मैं राजा हूं, मेरी प्रजा है, मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा अगर मेरा जो शासन है वो कुशल तरीके से चलेगा तो ये मेरे साथ सहमत रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे बारे में बिल्कुल मतलब अच्छा अच्छा बोलेंगे। लेकिन बेटा वहीं उसका अपोजिट करते हैं, मैं निरंकुश हूं, मैं इनके ऊपर इनसे अपना काम भी करवा रहा हूँ, इनको पैसा भी नहीं दे रहा हूँ, इनके ऊपर कुछ दिक्कत आ रही है तो कुछ भाड़ में जाओ तुम, मेरे को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो इनके मन में कब तक शांत रहेंगे? कभी तो इनके अंदर ज्वाला फूटेगी कि अब बताई तो तोरा बहुत, मतलब ऐसे, सॉरी कभी तो इनके मन में ऐसा आएगा ना कि भाई इस राजा का कब तक सहे। हमारे अंदर भी तो आया ना, अंग्रेज ने हमारे ऊपर इतना हमको शोषित किया, तो कभी तो अंदर से हमारे भी ज्वाला फूटेगी। तो उसी तरीके से रूस की क्रांति जारशाही की निरंकुशता का परिणाम था। 20वीं सदी के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रूस की राज्य क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट के एक तंत्र स्वेच्छाहारी शासन का अंत करने न केवल लोकतंत्र की स्थापना की, अपितु सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत करके सर्वसाधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता भी स्थापित की। बहुत बढ़िया। फ्रांस की जो ये क्रांति में बात बता रहा हूँ, सॉरी रूस की जो क्रांति की बात बता रहा हूँ, इस रूस क्रांति में क्या हुआ, राजा से आजाद होने के चक्कर के अंदर ना इनका एक और प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक तीर दो निशान, राजा से तो आजाद हुए उल्टा जो छोटे मोटे भूस्वामी थे ना, जो जमींदार थे, जो इनको वो लोग भी शोषित किया करते थे, तो उन लोगों से भी इनको क्या हुआ, छुटकारा मिला। और एक बहुत ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एक बहुत ही प्यारा राज्य उभर के आया रूस, जिसमें कुलीन, पूंजीपति और जमींदारों की शक्ति का भी अंत करके सर्वसाधारण मजदूर और किसान जनता की सत्ता भी स्थापित की। मतलब एक ऐसी सत्ता स्थापित की जहां पर मजदूर वर्ग के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, इस क्रांति से संसार में एक नई विचारधारा प्रारंभ हुई जिसने कम्युनिज्म कहते थे, और इस विचारधारा को कम्युनिज्म कहते थे। कम्युनिज्म बेटा ऑल्दो बात करें तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लाई गई एक ऐसी विचारधारा है जिसे कम्युनिस्ट भी कहते हैं, ऐसे लोगों को कम्युनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पुनर्जागरण के क्षेत्र में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? देखिए, पुनर्जागरण के क्षेत्र में मतलब जो खगोल शास्त्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। अगेन पुनर्जागरण आया, लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति ज्यादा डेवलप होने लगी, तो खगोल शास्त्र के, अभी बोला ना न्यूटन जी जो थे, तो न्यूटन जी ने क्या किया, एक एग्जाम्पल है कि पुनर्जागरण के तहत उनका क्या हुआ, खगोल शास्त्र बहुत ज्यादा विकसित हुआ। पुनर्जागरण काल में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो, 3 महान खगोल शास्त्री ने, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी और ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी और जो ग्रह हैं वो अपनी धुरी मतलब अपने ऑर्बिट में ही चक्र लगाते हैं, उनका एक ऑर्बिट फिक्स है, उस फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, वो चक्र लगाते हैं। उसने सूर्य और पृथ्वी के बीच चुंबकीय आकर्षण का सिद्धांत स्पष्ट किया, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक चुंबकीय क्या है, वो है बल, चुंबकीय बल है, उसके सिद्धांत को भी स्पष्ट किया गया। तो पुनर्जागरण के टाइम पे ये खगोल के ऊपर ये सारी चीजें आई। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके दोबारा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ के फिनिश करते हैं। पुनर्जागरण की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण के किसी 4 विशेषताओं के बारे में हमें जानना है कि पुनर्जागरण से क्या क्या। देखिए, मैं अगर बिना देखे बताऊं, अगर मैं बुक पीछे कर लूं, अगर मैं बिना देखे बताऊं तो क्या क्या कह सकते हैं पुनर्जागरण से। क्या क्या, पुनर्जागरण से मानवतावाद पैदा हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण से बुद्धिवाद पैदा हुआ, पुनर्जागरण से धर्म सुधार हुआ, पुनर्जागरण से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, लोगों के अंदर सोचने समझने की चेतना उत्पन्न हुई। खगोल विज्ञान के ऊपर मैं कहूँ, खगोल जो विज्ञान है उसमें चित्रकला, इन सब चीजों पर क्या हुआ, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी के हिसाब से बता रहा हूं, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। पुनर्जागरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, मध्यकाल में सब सामंती व्यवस्था ने अपने वर्चस्व स्थापित कर लिया। जो मध्यकाल था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा वर्चस्व स्थापित कर लिया था। समाज के बौद्धिक लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे। जो समाज के बौद्धिक लोग हैं, देखिए बौद्धिक लोग कौन होते हैं, जो शिक्षित होते हैं। शिक्षा, अंबेडकर जी हमारे बहुत ही ज्यादा, हमारे बहुत प्यारे आइडल है मेरे, तो उन्होंने कितनी प्यारी लाइन कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक्चुअल में इतनी पावरफुल, कहते हैं ना कि एक गुरु के गोद में ये प्रलय और निर्माण पलता है। वो चाहे तो चीजों को इथल से पुथल, चाणक्य की कहानी तो आपने सुनी ही है, मगध जैसे साम्राज्य को एक गुरु के अंदर, एक शिक्षा के अंदर, मैं गुरु भी नहीं कहूंगा, उसके पास भी एक ऐसे हथियार है शिक्षा। एजुकेशन इज द वेपन विच इज नॉट डिटेक्ट इन एनी मेटल डिटेक्टर। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना जो किसी भी मेटल डिटेक्टर के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता, और इतना पावरफुल है ना कि वो प्रलय और निर्माण दोनों को अपने गोद में लेके चलता है। एक झटके में क्या से क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, इतना ज्यादा पावर होता है। तो बौद्धिक लोगों ने क्या किया, इस चीज पे अपना विचार प्रस्तुत करना शुरू किया कि समाज के जो बौद्धिक लोग थे उसने इसके विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया। किसके विरुद्ध, सामंतवाद के, कि भाई क्यों हम तुम्हारे नीचे गुलामी करेंगे। ठीक है ना, जिससे समाज में एक नया जागरण आया। इस जागरण ने इस एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। और इसकी वजह से, जैसे अब जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके साथ लोग बैठ के उनके अंदर भी बुद्धिमत्ता आने लगी। आप आसपास, जिन लोगों के आप आसपास रहते हो उनकी तरह आप सोचने समझना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बुद्धिजीवी लोगों के साथ समाज में एक नया जागरण आया। इस जागरण ने इस एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अगला, इसका प्रारंभ इटली में हुआ था। इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो हम पढ़ के आए। पुनर्जागरण पहली बार 14वीं शताब्दी में इटली के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद पुनर्जागरण से लोगों के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके बौद्धिक और उनके सांस्कृतिक जीवन पर कैसे धर्म सुधार हुए, तो सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। इसकी अनेक विशेषताएं हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता, पुनर्जागरण में मानववाद और तर्कवाद। तर्कवाद का मतलब होता है एक दूसरे से तर्क करना आप सीख लिया। जैसे आपने किसी ने बोला कि भाई पता है आज ना तारा टूट के गिर रहा था, मतलब क्यों गिरा, नहीं सॉरी ये तो गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल कि जैसे तारा चमक रहा होता है तो नीचे से पूछते हैं भैया ये तारे चमकते क्यों हैं, तो बगल वाला बोलता है कि दादाजी हैं। अब तुम खुद सोचो, वो दादाजी थोड़ी हैं। ठीक है, हमारी मान्यता है कि हम ऐसे, मान्यता नहीं मतलब हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे दादाजी हैं, और वो दादाजी थोड़ी है, वो तो एक खगोल पिंड है वो एक। ठीक है ना, तो लोगों में तर्कवाद आया। अब कोई बोलता है ना कि दादाजी हैं, तो बोलता है कि दादाजी कैसे है भाई, दादाजी तो हमारे यहाँ डेथ हुई, वहां तारे बन के कैसे चमक रहे हैं। तो तर्कवाद, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ये सब बोलने की जो विधि है ये कब पुनर्जागरण से आने लगी।
मानवतावाद, तर्कवाद और प्रश्न करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। प्रश्न करने की मतलब क्वेश्चनिंग करने का, हर चीज के पीछे क्वेश्चन करना जो लोगों को आने लगा वो कब? पुनर्जागरण की वजह से आने लगा। मानवतावाद में लोगों की रुचि बढ़ाने से साहित्य, भाषा, इतिहास, नीतिशास्त्र, विज्ञान और कला के क्षेत्र में नए विचारों और परिवर्तन को प्रोत्साहन मिली। किन किन चीजों में भाई? नीति शास्त्र, विज्ञान, कला के क्षेत्र में और भाषा, इतिहास, इन सब क्षेत्र में क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई पुनर्जागरण की वजह से। इस काल में मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में सुंदर कार्य किया गया है। ठीक है ना, मूर्ति कला कह लें, वास्तुकला कह लें, चित्रकला कह लें, इसमें बहुत ही सुंदर काम किया गया है। और सबसे ज्यादा कहूं तो चित्रकला के अंदर कलाकारों ने सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया। जो कलाकार हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना गहरी होती चली गई। देखिए, बुद्धि आती है तो अपने देश के प्रति प्रेम भी उसी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो है वो लगभग क्या मतलब, ये पूरा चैप्टर हमारा इसी के अंदर कवर हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हमें मेन जिन चीजों की पढ़ाई करनी थी वो पॉइंट पढ़ना था। जो यात्री थे वो यात्रा से पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इन क्वेश्चनों को भी हमने डिस्कस कर लिया। और साथ ही साथ हमने जितना भी सिलेबस के अंदर हमारा सारा टॉपिक था वो मैंने लगभग क्वेश्चन अभी आपसे 12, 13, 14 मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हमने लगभग पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। तो इन्हीं क्वेश्चनों के जरिए आपको अपने पेपर को टैकल करके आना है और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हेराफेरी होगी क्वेश्चन के अंदर लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर पूरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो स्किप कहीं मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो की सीरीज में जो हम ये वन शॉट की सीरीज लेके आए जिसमें हम वन शॉट के सारे चैप्टर्स को बहुत ही प्यारी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। तो प्लीज इस वन शॉट की सीरीज को बहुत ही ज्यादा प्यार दें और कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो इस चीज को बताना ना भूलें, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि हम वीडियो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो वो सफल हो भी रही है कि सिर्फ टाइम पास ही चल रहा है। ठीक है ना, तो प्लीज डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय, सी यू।